ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की नीति कथाएं और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की बैठक की अध्यक्षता की। चीनी प्रधानमंत्री ने अपने ब्रिटिश समकक्ष के साथ वार्ता की। अमेरिका में चीनी राजदूत ने कहा, लोगों के बीच आदान प्रदान से चीन और अमेरिका को सही ढंग से संबंध बनाने में मदद मिलती है। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने 30 जनवरी को राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति, राज्य परिषद, चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति, सर्वोच्च जन न्यायालय और सर्वोच्च जन अभियोजक कार्यालय के प्रमुख पार्टी समूहों की कार्य रिपोर्टों की सुनवाई की और अध्ययन पर व्यापक रिपोर्ट और सीपीसी केंद्रीय समिति के सचिवालय की कार्य रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक बैठक आयोजित की। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी जिनपिंग ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन विभागों और संस्थाओं के 2025 के कार्यों की पूरी तरह से पुष्टि की गई और 2026 के लिए उनकी कार्य व्यवस्था को मंजूरी दी गई। बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया कि पिछले एक वर्ष में उन्होंने नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों के मार्गदर्शन का पालन किया। सीपीसी केंद्रीय समिति और उसके केंद्रीकृत और एकीकृत नेतृत्व के अधिकार को दृढ़ता से बरकरार रखा और 20वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस और सभी पूर्ण सत्रों की भावना को ईमानदारी से लागू किया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इस वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 105वीं वर्षगांठ है और यह 15वीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष है। चीनी प्रधानमंत्री ली च्याओंग ने 29 जनवरी की दोपहर बाद पेजिंग में चीन की औपचारिक यात्रा पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ वार्ता की। वार्ता के दौरान ली च्याओंग ने कहा कि चीन और ब्रिटेन का खुलेपन, सहयोग, पारस्परिक लाभ और साझा जीत पर कायम रहना दोनों देशों के समान हित के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि चीन ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर और दीर्घकालिक विकास को बढ़ाने के लिए तैयार है। ये न केवल दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में उत्पन्न जोखिमों से निपटने और समान विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। ली च्याओंग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को अपनी पूरक क्षमताओं का लाभ उठाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करना चाहिए। साथ ही वित्तीय नियमन और वित्तीय बाजारों के पारस्परिक संपर्क को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रगतिशील विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक परिवहन सेवाओं जैसे नवोदित क्षेत्रों में सहयोग को और गहराने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के बीच सर्वांगीण रणनीतिक साझेदारी का स्थिर और दीर्घकालिक विकास न केवल दोनों देशों के हित में है, बल्कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि, समृद्धि और सतत विकास के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन पारस्परिक सम्मान, ईमानदारी और खुलेपन की भावना के साथ चीन के साथ विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहता है। 29 जनवरी की दोपहर को चीन के प्रधानमंत्री ली च्याओंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पेजिंग में आयोजित चीन ब्रिटेन व्यापार परिषद की बैठक के समापन समारोह में संयुक्त रूप से हिस्सा लिया और संबोधन दिया। इस अवसर पर चीन और ब्रिटेन के व्यापारिक तथा संस्थागत क्षेत्रों के 110 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ली च्याओंग ने कहा कि चीन और ब्रिटेन व्यापक समान हितों वाले घनिष्ठ आर्थिक एवं व्यापारिक साझेदार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक दोनों देश आपसी सम्मान बनाए रखते हैं, समान दिशा में आगे बढ़ते हैं, पारस्परिक हस्तक्षेप से बचते हैं और खुली भावना से सहयोग करते हैं, तब तक वे साझा लाभ प्राप्त कर सकते हैं और परस्पर फायदेमंद परिणामों से आम समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस यात्रा में ब्रिटेन के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों के 60 से अधिक प्रमुख प्रतिनिधि उनके साथ आए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य चीन को बेहतर और गहराई से समझना, ब्रिटिश जनता को अधिक लाभ पहुंचाना,
तथा दोनों देशों के विकास के लिए अधिक सहयोग के अवसरों की पहचान और उनका प्रभावी उपयोग करना है। 29 जनवरी की सुबह चीनी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष चाओ लिची ने चीन की राजधानी पेइचिंग में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। चाओ लिची ने कहा कि एक जटिल और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बीच चीन ब्रिटेन के मजबूत संबंध विकसित करना समकालीन दृष्टि से महत्वपूर्ण है और वैश्विक महत्व रखता है। आपके नेतृत्व में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आपसे बात और मुलाकात की, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को सुधार और विकास के सही रास्ते पर ले जाने में मदद मिली। चीन रणनीतिक साझेदारी को कायम रखने, सकारात्मक, व्यावहारिक, स्थिर और पारस्परिक रूप से लाभकारी दिशा बनाए रखने, हस्तक्षेप को समाप्त करने, मतभेदों को उचित रूप से संभालने और ये सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन के साथ काम करने को तैयार है कि चीन ब्रिटेन संबंध स्थिर, ठोस और टिकाऊ रूप से विकसित हों। स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन और चीन के पास व्यापक और समान हित हैं और ब्रिटेन चीन के साथ दीर्घकालिक और निरंतर रणनीतिक साझेदारी विकसित करने के लिए तत्पर है। ताइवान मुद्दे पर ब्रिटेन की पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों पक्षों की विधायी संस्थाओं के बीच सामान्य आदान प्रदान फिर से शुरू होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को चाखुन ने 30 जनवरी को कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की चीन यात्रा से फलदायी परिणाम प्राप्त हुए, जो चीन ब्रिटेन सहयोग की व्यापकता और गहराई को प्रदर्शित करते हैं। को चाखुन के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि चीन और ब्रिटेन को एक दीर्घकालिक, स्थिर और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करनी चाहिए और चीन ब्रिटेन सहयोग की महान क्षमता को महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिससे चीन ब्रिटेन संबंधों और सहयोग में एक नया अध्याय लिखा जा सके। इस यात्रा के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ली च्याओ और स्टारमर ने व्यापार, कृषि और खाद्य, संस्कृति और बाजार विनियमन के क्षेत्रों में 12 अंतर सरकारी सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होते हुए संयुक्त रूप से देखा। स्थानीय समयानुसार 28 जनवरी को अमेरिका में स्थित चीनी राजदूत शी फेंग ने फिलाडेल्फिया में एक कार्यक्रम में कहा कि लोगों के बीच आदान प्रदान को एक सेतु, एक माध्यम और एक दर्पण के रूप में काम करना चाहिए, ताकि चीन और अमेरिका को नए युग में एक दूसरे के साथ सही ढंग से रहने का तरीका बनाने में मदद मिल सके। राजदूत शी फेंग ने न्यूयॉर्क स्थित चीन के राष्ट्रीय पर्यटन कार्यालय और फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2026 के हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर संगीत कार्यक्रम और हेलो चाइना पर्यटन प्रचार कार्यक्रम में भाग लिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका वर्तमान में नए युग में सामंजस्य स्थापित करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं, जो एक लंबा और कठिन कार्य है। दोनों पक्षों को मानवीय व सांस्कृतिक आदान प्रदान के बंधन को निरंतर मजबूत करने और चीन अमेरिका संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह बनाए रखने की आवश्यकता है। 30 जनवरी को चीन और आसियान देशों ने फिलीपींस के सेबू में दक्षिण चीन सागर में संबंधित पक्षों के आचरण पर घोषणा को लागू करने पर 25वीं उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक आयोजित की। चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा व महासागर मामलों के विभाग की प्रभारी हो यानची ने मलेशिया के विदेश मंत्रालय के महासचिव दातो श्री अमरान मोहम्मद जिन के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की। आसियान देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। भारत के पश्चिम बंगाल में हाल ही में निपा वायरस के मामले सामने आने के बाद नेपाल, मलेशिया और सिंगापुर सहित कई एशियाई देशों ने अपनी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ा दी है। इन देशों ने आयातित मामलों को रोकने के लिए लक्षित नियंत्रण उपाय लागू करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को सशक्त किया है। नेपाल, जिसकी सीमा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है, ने निपा वायरस के संभावित प्रसार को रोकने के लिए व्यापक एहतियाती कदम उठाए हैं। हालिया नेपाली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नेपाली सरकार ने सभी सीमा चौकियों, चिकित्सा सुविधाओं और अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि सीमा क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। चीनी कहानी कार्यक्रम में आपका
स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नीति कथाएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है भोले हिरन का शोचनीय अंत। इसे चीनी भाषा में होथू मीलू कहा जाता है। इसमें होथू का अर्थ होता है भोला, जबकि मीलू है हिरन। कहानी में भोले हिरन का शोचनीय अंत होता है। हिरन का अंत कैसे होता है, तो आइए यह जानने के लिए सुनते हैं यह कहानी। बहुत पहले की बात है। लिंचियान नाम के एक स्थान में रहने वाले शिकारी ने एक छोटा दूधमुआ हिरन का बच्चा पकड़ा। उसे प्यारे से हिरन के बच्चे पर दया आ गई और उसे अपने घर लाकर पालने लगा। जब वह हिरन के बच्चे को घर के दरवाजे पर लाया तो उसके कई शिकारी कुत्तों की नजर उस पर पड़ गई। उनके मुंह से लाल निकलने लगी और वे हिरन के बच्चे को खाने को बेताब हो गए। शिकारी को बहुत गुस्सा आया और उसने कुत्तों को लात मार मार कर दूर भगा दिया। हिरन के बच्चे और कुत्तों के बीच आत्मीयता और दोस्ती कायम करने के लिए शिकारी रोज हिरन को कुत्तों के साथ खेलने आंगन में ले जाने लगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कुत्ते और हिरन एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे और उनके बीच दोस्ती कायम होगी। जब कभी भी कुत्तों की बुरी नजर हिरन पर पड़ती तो शिकारी उन्हें खूब मारता। कई दिन बीतने पर हिरन का बच्चा और कुत्ते एक दूसरे से पूरी तरह परिचित हो गए। वे अक्सर मिलकर खेल करने लगे और बड़े आत्मीय बन गए। यूं तो कुत्ते हिरन का स्वादिष्ट मांस खाने को हमेशा आतुर रहते थे, पर अपने मालिक के डर से उन्हें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता था। और भोला भाला हिरन का बच्चा मालिक के प्यार और संरक्षण से डर को भूल गया और बड़ी लापरवाही से कुत्तों को अपना अच्छा मित्र समझने लगा। उसे यह भी ख्याल नहीं रहा कि कुत्ते हिरन के दुश्मन होते हैं। 3 साल यूं ही गुजर गए। एक दिन हिरन खेलने के लिए आंगन से बाहर निकला। बाहर कुछ दूरी पर कुत्तों का एक झुंड आपस में खेल रहा था। छोटा हिरन दौड़कर कुत्तों के साथ खेलने चला गया। बाहरी कुत्तों ने जब देखा कि उनके बीच में एक हिरन आया है तो वे तुरंत हिरन पर टूट पड़े और उन्होंने पलक झपकते ही हिरन को जमीन पर गिरा दिया। बस फिर क्या था, जमीन पर हिरन की टूटी हड्डियां। बेचारा हिरन का बच्चा मरते दम तक भी यह नहीं समझ पाया था कि आखिर कुत्ते उसे मारकर क्यों खा रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका शीर्षक था भोले हिरन का शोचनीय अंत। इसे चीनी भाषा में होथू मीलू कहा जाता है। इसमें होथू का अर्थ होता है भोला, जबकि मीलू है हिरन। छोटे हिरन की दुखांत कथा हमें बताती है कि किसी चीज के बाहरी स्वरूप से भ्रमित होने से बचना चाहिए। उस चीज की असलियत जानना बहुत जरूरी है ताकि उसके साथ बर्ताव करने का उचित और सही तरीका अपनाया जा सके। लीजिए अब पेश है कथा, जिसका शीर्षक है शैतान का चित्र बनाना आसान है। चीनी भाषा में इसे ख्वा कुए स्वे ई कहा जाता है। इसमें ख्वा का अर्थ है चित्र बनाना, जबकि कुए का अर्थ शैतान है, स्वे का अर्थ है सबसे और ई का अर्थ है आसान। तो दोस्तों आइए सुनते हैं यह कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक दिन एक चित्रकार क्षी राजवंश के राजा का चित्र बना रहा था। राजा ने पूछा, तुम्हारे विचार में किस चीज का चित्र बनाना मुश्किल है? चित्रकार ने जवाब दिया, महाराज, कुत्ते और घोड़े आदि का चित्र बनाना कठिन है। राजा ने फिर पूछा, तो किस चीज का चित्र बनाना सबसे आसान है? चित्रकार ने कहा, शैतान का चित्र बनाना ज्यादा आसान है। चित्रकार के जवाब पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। चित्रकार ने राजा की नासमझ को दूर करते हुए कहा, महाराज आप देखें, कुत्ता और घोड़ा ऐसे जानवर हैं जिसे सभी लोग जानते हैं, रोज देखने को मिलते हैं। उनका चित्र बनाने में जरा भी गलती हुई तो कोई भी उसे बता सकता है। जहाँ तक शैतान की बात है, ना उसका आकार किसी ने देखा है और ना ही उसकी छाया को कोई पकड़ सका है। सभी शैतानों के चित्र कल्पना से बनाए गए हैं। कौन जानता है कि मैंने जो शैतान का चित्र बनाया वह असली शैतान से मेल नहीं खाता? इसलिए शैतान का चित्र बनाना बहुत आसान है। श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुनी शैतान का चित्र बनाना आसान है नामक नीति कथा। चीनी भाषा में इसे ख्वा कुए स्वे ई कहा जाता है। इसमें ख्वा का अर्थ है चित्र बनाना, जबकि कुए का अर्थ शैतान है, स्वे का अर्थ है सबसे और ई का अर्थ है आसान। इस कहानी से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। काल्पनिक रूप से असली चीज नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों आइए अब सुनिए आज के प्रोग्राम की तीसरी कहानी। यह एक छोटी सी नीति कथा है जिसका शीर्षक है बलून फिश का क्रोध।
चीनी भाषा में इसे ख़ुआन फानू कहा जाता है। इसमें ख़ुआन बलून फिश है, जबकि फानू का मतलब है क्रोध आना। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। नदी में बलून नस्ल की मछली रहती है। उसका सिर छोटा होता है पर पेट बड़ा, देखने में जो गुब्बारे जैसा लगता है। वह नदी पर बने पुल के लकड़ी के खंभों के बीच तैरना और खेलना बहुत पसंद करती है। एक दिन की बात है, धूप तेज पड़ रही थी और शांत हवा चल रही थी। बलून फिश खेलते गाते नदी के पानी में तैर रही थी। अचानक एक लापरवाही के कारण उसका सिर लकड़ी के खंभे पर टकरा गया। बलून मछली को बहुत गुस्सा आया। वह इतना क्रोधित हुई कि खंभे से दूर रहने को ही तैयार नहीं हुई, साथ ही खंभे से नफरत भी करने लगी कि खंभे ने उसे धक्का क्यों मारा। गुस्से में उसके दोनों गाले फूल गए और फिर खड़े हो गए और पेट गुस्से से इतना बड़ा फूल गया कि वह गुब्बारे की तरह पानी की सतह पर आ गया और आंखें लाल हो गई। तभी आकाश में एक बाज आ धमका। उसने अपने तेज पंजों से मछली को धड़ दबोचा और उसके फूले हुए पेट को फाड़कर खा गया। तो दोस्तों, यह थी आज की तीसरी नीति कथा, जिसका शीर्षक था बलून फिश का क्रोध। चीनी भाषा में इसे ख़ुआन फानू कहा जाता है। इसमें ख़ुआन बलून फिश है, जबकि फानू का मतलब है क्रोध आना। छोटी सी कथा का मतलब बेहद साफ है कि अकारण गुस्सा आने पर अक्सर आफत आ पहुंचती है। शांत दिमाग से काम लेना चाहिए और मुश्किल के वक्त ठंडे दिमाग से सोच विचार कर काम करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका शीर्षक है सांप का पैर। इसे चीनी भाषा में हुआ श थियन सू कहा जाता है। इसमें हुआ का अर्थ है चित्र बनाना, जबकि श का अर्थ सांप, थियन का अर्थ है बढ़ाना और सू का अर्थ है पैर। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि सांप के पैर कैसे हो सकते हैं। तो आइए यह जानने के लिए आपको सुननी पड़ेगी हमारी यह नीति कथा। यह प्राचीन चुन राजवंश की कहानी है। किसी परिवार में पूर्वजों के लिए पूजा अनुष्ठान किया गया। पूजा समाप्त होने के बाद मालिक ने अपने नौकरों को एक मग मदिरा इनाम के रूप में दी। नौकरों की संख्या अधिक थी, इसलिए उनमें शराब का ठीक ढंग से बंटवारा करना मुश्किल था। मदिरा के बंटवारे को लेकर तभी एक नौकर ने यह सुझाव रखा, एक मग मदिरा हमारे लिए सचमुच कम है, उसे बांटकर पीने से मजा नहीं आ सकता। शराब पीना हो तो जी भर कर पियो, तभी मजा आएगा। सभी लोग एक व्यक्ति को ही मदिरा पीने देने के सुझाव पर राजी हो गए, लेकिन कोई भी पीने का अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। तो एक दूसरे नौकर ने सुझाव दिया, बेहतर है कि हम सांप का चित्र खींचने की प्रतियोगिता करते हैं। जो सबसे पहले सांप का चित्र बनाएगा उसे पूरा का पूरा मग शराब दे दिया जाएगा। सभी लोग इस सुझाव पर भी राजी हो गए। फिर वे पेड़ की एक एक पतली शाखा तोड़कर लाए और जमीन पर सांप का चित्र खींचने बैठ गए। एक नौकर की गति बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में उसने सांप का एक सुंदर चित्र बना दिया। उसने मग को उठाकर दूसरों पर एक नजर डालकर देखा। उसे बड़े घमंड का अनुभव हुआ। उनकी चित्र बनाने की गति मुझसे सचमुच बहुत धीमी है। तो उसने सभी से कहा, अब मुझे सिर्फ सांप के पैर जोड़ने हैं, फिर भी मैं तुम लोगों से पहले चित्र पूरा कर सकता हूँ। उसने तुरंत सांप पर पैर का चित्र जोड़ना शुरू किया। पैर का दूसरा चित्र बनाने के बीच ही किसी दूसरे नौकर ने भी अपना चित्र पूरा कर दिया। उसने झट से मदिरा का मग छीनते हुए कहा, सांप के पैर नहीं होते, आपका चित्र सांप का चित्र नहीं है, अतः मैंने सबसे पहले सांप का चित्र बनाया है, अब शराब मेरी है। उसका तर्क सुनकर सांप में पैर जोड़ने वाला नौकर अवाक रह गया और मदिरा पीने का मौका उसके हाथ से छूट गया। दोस्तों, अभी आपने सुनी सांप का पैर नाम की नीति कथा। इसे चीनी भाषा में हुआ श थियन सू कहा जाता है। इसमें हुआ का अर्थ है चित्र बनाना, जबकि श का अर्थ सांप, थियन का अर्थ है बढ़ाना और सू का अर्थ है पैर। इस नीति कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम करना हो तो उसकी वास्तविकता के मुताबिक करना चाहिए। उसमें बेमतलब चीज मिलाने से काम खराब ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी, जिसका शीर्षक है बीमारी के इलाज से परहेज का परिणाम। इसे चीनी भाषा में हुए ची ची ई कहा जाता है। इसमें हुए का अर्थ है परहेज करना। दूसरे शब्द ची, जिसका उच्चारण दूसरे टोन में है, इसका अर्थ है बीमारी। तीसरे शब्द ची का अर्थ, जिसका उच्चारण चौथी टोन में है, उसका अर्थ है डरना। अंतिम शब्द ई का अर्थ है इलाज।
कुल मिलाकर कहा जाए तो हुए ची ची ई का अर्थ निकलता है इलाज के डर से अपनी बीमारी छिपाना या बीमारी के डर से डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना। तो बीमारी के इलाज से परहेज का क्या परिणाम निकलता है, आइए सुनते हैं इस कहानी में। सैकड़ों वर्ष पहले पेन शुए नाम का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। एक दिन वह ची राजवंश के राजा ख्वान हो से मिलने गया। राजा के हाव भाव गौर से देखने के बाद उसने कहा, महाराज आप बीमार पड़ चुके हैं, अब ये बीमारी हल्की है, तुरंत इलाज करने से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। राजा ख्वान हो ने इनकार करते हुए कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। पेन शुए के चले जाने के बाद राजा ख्वान हो ने अपने मंत्रियों से कहा, चिकित्सक ऐसे ही होते हैं, रोज लोगों को बीमारी से पीड़ित समझते हैं और उनका इलाज करने आ जाते हैं। वे इसी तरह अपना कथित असाधारण कौशल साबित करना चाहते हैं। 10-12 दिन गुजरने के बाद पेन शुए फिर राजा ख्वान हो के पास गए। राजा का हालचाल देखने के बाद चिंतित होकर कहा, महाराज आपकी बीमारी शरीर के अंदर फैलने लगी है, अब इसका इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। राजा ख्वान हो ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, तुम वापस जा सकते हो। पेन शुए के चले जाने के बाद राजा ख्वान हो को फिर गुस्सा आया और 10-12 दिन गुजर गए। पेन शुए फिर राजा ख्वान हो से मिलने पहुंचे। राजा के मुख का रंग देखकर बड़ी चिंता के साथ उन्होंने कहा, महाराज आपकी बीमारी अब पेट के भीतर फैल चुकी है, इलाज में विलंब नहीं होने देना चाहिए। राजा ख्वान हो ने अस्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप बकवास करते हो, मुझे कहाँ से बीमारी हो गई। पेन शुए फिर चले गए और ख्वान हो फिर गुस्सा हो गए। तीसरी बार इसी तरह 10 दिन गुजर गए। पेन शुए फिर राजा से मिलने गए। राजा ख्वान हो की ओर एक नजर डालने के बाद ही वह वापस लौट आए। इस पर ख्वान हो को बड़ा ताजुब हुआ और उसने अपने आदमी को कारण पूछने पेन शुए के पास भेजा। पेन शुए ने जवाब में कहा, बीमार पड़ना कोई खतरनाक बात नहीं है, खतरनाक बात यह है कि मरीज अपनी बीमारी से इनकार करता है और इलाज से परहेज करता है। बीमार पड़ने पर अगर समय रहते ही उसका इलाज कराया जाए तो आमतौर पर वह ठीक हो जाएगा। जब बीमारी त्वचा के भीतर हो तो गर्म औषधि के लेप से ठीक हो सकती है। बीमारी मांस में हो तो एक्यूपंक्चर से ठीक की जा सकती है। बीमारी जब पेट में घुस जाए तो दवा के सेवन से उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अब राजा ख्वान हो की बीमारी हड्डियों के अंदर बैठ चुकी है। ऐसी हालत में उनका भाग्य सिर्फ भगवान की दुआ पर ही निर्भर करता है। मैं उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। पेन शुए की बात सच निकली। 5 दिन के बाद ही राजा ख्वान हो की बीमारी अचानक प्रकट हुई। राजा ने तुरंत पेन शुए को बुलाने आदमी भेजा, लेकिन पेन शुए अब तक दूसरे राज्य में जा चुके थे। इस तरह कुछ दिनों के बाद राजा ख्वान हो का बीमारी के चलते देहांत हो गया। श्रोता दोस्तों, अभी आपने जो नीति कथा सुनी उसका शीर्षक था बीमारी के इलाज से परहेज का परिणाम। इसे चीनी भाषा में हुए ची ची ई कहा जाता है। इसमें हुए का अर्थ है परहेज करना। दूसरे शब्द ची जिसका उच्चारण दूसरे टोन में है, इसका अर्थ है बीमारी। तीसरे शब्द ची का अर्थ जिसका उच्चारण चौथी टोन में है, उसका अर्थ है डरना। अंतिम शब्द ई का अर्थ है इलाज। कुल मिलाकर कहा जाए तो हुए ची ची ई का अर्थ निकलता है इलाज के डर से अपनी बीमारी छिपाना या बीमारी के डर से डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना। जैसा कि बीमार पड़ने पर इलाज से इनकार करने से जान खतरे में पड़ जाती है, वैसे ही हमसे कोई गलती होने पर जल्द ही उसे न सुधारने की गलती और गंभीर रूप ले सकती है। बीमारी और गलती को समय रहते ही दूर करना हमारे हित में होता है। अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यही संपन्न होता है। तो अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि शूकर सामान का भार उठाने में असमर्थ हो रहा था और वह कह रहा था कि वह थके जा रहा है, तो क्यों ना इस सामान को घोड़े पर लाद दिया जाए। इस पर वानर उसे बताता है कि यह आम घोड़ा नहीं है बल्कि यह ड्रैगन घोड़ा है, इसलिए उसे उसके हाल पर रहने दो। इस पर शूकर और वानर के बीच में तू मैं हो जाती है, जिसे देखकर सांजान कहता है कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब रात बिताने के लिए कहीं पर निवास के लिए याचना करनी चाहिए। उसके बाद वे लोग एक जगह पहुंच जाते हैं और एक महिला से प्रार्थना करते हैं कि वह रात बिताने के लिए उन्हें आज्ञा दे दे। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ।
उन तीनों को आता देखकर वह महिला पहले की अपेक्षा और ज्यादा प्रसन्न हो गई और उनको अंदर आने वाले कक्ष में आमंत्रित करने लग गई। पारस्परिक परिचय खत्म हो जाने के बाद उसने आसन ग्रहण कर चाय पीने का अनुरोध किया। वेणियां बांधे वह परिचारिका ने पीछे के द्वार में प्रवेश किया। वह हाथों में एक सोने की तश्तरी लिए थी जिसमें भाप उड़ाते सफेद जेड के प्याले और सुगंधित फल रखे हुए थे। चौड़ी बाहों वाले वस्त्र पहने और वासंती वंश की स्त्रियों जैसे सुकुमार उंगलियों वाली परिचारिका ने प्रत्येक को एक एक प्याला देकर झुककर प्रणाम किया। चाय पान खत्म हो जाने के बाद गृह स्वामिनी ने उसे शाकाहारी भोजन बनाने का आदेश दिया। हाथ फैलाते हुए सांचांग ने पूछा, श्रद्धेया बोधिसत्व आपका शुभ नाम क्या है? इस जगह को क्या कहा जाता है? उसने जवाब दिया, यह अपरा गोदनीय महाद्वीप है। विवाह से पहले मेरा वंश नाम च्या और मेरे पति का नाम मो था। दुर्भाग्यवश बाल्यावस्था में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया और आनुवंशिक क्रम बनाए रखने के विचार से मेरा विवाह कर दिया गया। हमारे परिवार के पास 10,000 नकद और 15,000 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, केवल 3 पुत्रियां ही हुई। मेरे दुर्भाग्य से पिछले साल से पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई और तब से ही मैं विधवा जीवन बिता रही हूँ। शोक काल इसी वर्ष खत्म हुआ है। मेरे और मेरी पुत्रियों के अलावा बाकी कोई संबंधी नहीं है जो हमारी पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सके। मैं दोबारा विवाह तो करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी संपत्ति त्याग कर नहीं। श्रद्धेय भंते, अब जबकि 3 शिष्यों के साथ आप यहाँ आ पहुँचे हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपके साथ ही विवाह कर लूँ। मैं अपनी 3 पुत्रियों के साथ इस घर में रहकर ही विवाहित जीवन बिताना चाहती हूँ। इसके लिए आप चारों सज्जन अत्यंत उपयुक्त रहेंगे। क्या आप अपनी स्वीकृति देने की कृपा करेंगे? सांचांग अपनी आंखों को मूंदे गूंगा बहरा बना मस्तिष्क को शांत बनाए हुए बैठा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह महिला कहती गई, हमारे पास सिंचाई वाली सूखी और पर्वतीय फलोद्यानों वाली प्रत्येक तरह की 4,000 एकड़ से ज्यादा भूमि है। साथ ही 1,000 से ज्यादा बैल, भैंसे, खच्चर और घोड़े और अनगिनत शूकर और भेड़े भी हैं। हमारे घर में 8-9 साल खाकर भी खत्म न हो जाए इतना धान्य और 10 वर्ष तक के लिए यथेष्ट रेशमी वस्त्र हैं। सोना और चांदी तो इतना है कि आप जीवन में कभी खत्म ही नहीं कर सकेंगे। आप उन पुराने लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा संपन्न होंगे जो किम खाबी पर्दों के पीछे बसंत जमा करते थे और सोने के कांटों से लदे केशों वाली युवतियों से जिनके अंतःपुर भरे रहते थे। लेकिन आप और आपके शिष्य अपना विचार बदलकर हमारे पति बनकर इस घर में रहने को तैयार हो तो हम आपके सामने अपनी सारी संपत्ति और सौख्य का उपभोग कर सकेंगे। क्या यह पश्चिम की कठिन तीर्थ यात्रा की अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा? सांचांग जड़वत मौन बना बैठा रहा। उस महिला ने अपना कहना जारी रखा, मेरा जन्म पिंगहाई वर्ष के तीसरे मास की तीसरी तिथि को यव नामक घटिका में हुआ था। मेरे स्वर्गीय पति की आयु मुझसे 3 साल ज्यादा थी। मैं अब 44 साल की हो गई हूँ। मेरी बड़ी पुत्री चंचन 19 साल की है, दूसरी आई 17 साल की और सबसे छोटी लेन 15 साल की है। उनमें से किसी की भी सगाई तक नहीं हुई है। देखने में मैं भले ही कुरूप हूँ, लेकिन मेरी तीनों पुत्रियाँ बहुत सुंदर हैं। उनमें सारी स्त्रियोचित गुण और शिष्टाचार कूट कर भरे हैं। कोई पुत्र न होने की वजह से मेरे पति ने इनको पुत्र जैसी ही शिक्षा दिलवाई थी और उनको बचपन से ही कन्फ्यूशियस के गौरव ग्रंथ पढ़ाए गए और कविता पाठ करने और दोहे रचने की शिक्षा दी गई थी। पर्वतीय प्रक्षेत्र गृह में रहने पर भी वे गंवार नहीं हैं, अशिष्ट नहीं हैं। मेरे विचार से तो वे तीनों आप सभी श्रद्धेय सज्जनों के योग्य पत्नियां सिद्ध होंगी। अगर आप अपनी दृष्टिकोण को और ज्यादा व्यापक बनाने और मस्तक पर केश उगाने के लिए सहमत हो तो आप गृह स्वामी बने आजीवन रेशम और किमखाब के कपड़े पहनते रहेंगे। क्या यह आपके भिक्षुओं जैसी मिट्टी के भिक्षा पात्रों, मोटे छोटे वस्त्रों, घास की बनी चट्टियों और वर्षा निवारक टोपों की तुलना में ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? सम्मान पीठ पर आसीन सांचांग किसी मेघ गर्जन से डरकर बालक या झंझा से भीगे मेंढक जैसा बना एकदम निश्चल बैठा रहा। आकाश की ओर आंखें गड़ाए पीछे की ओर झुका हुआ वह समाधिस्थ सा लग रहा था। लेकिन इतनी संपदा और सौंदर्य का वर्णन सुनकर शूकर के माथे में एक ऐसी खुजली मचने लग गई जिसे खुजाने में वह असमर्थ था। अशांत बना वह अपनी कुर्सी पर कुलबुला रहा था, मानो कोई उसकी पीठ में सुइयां चुभो रहा हो। आखिरकार वह और ज्यादा सहन नहीं कर सका। गुरुदेव के पास जाकर उनके वस्त्र खींचता हुआ वह कहने लगा, गुरुदेव, ये भद्र महिला जो कुछ भी कह रही है आप उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? इनकी बातों पर कुछ सोचना आपके लिए उचित है। सांचांग ने उसकी तरफ देखते हुए मुख से एक भीषण ध्वनि की और चिल्लाकर वहाँ से चले जाने का आदेश देते हुए कहा, दुष्पशु, हम लोग धर्मनिष्ठ हैं। हमारे लिए धन, प्रतिष्ठा या यौवन के विचारों से विचलित हो जाना बहुत लज्जाजनक हुआ करता है। सांचांग की बात सुनकर प्रचंड रोष में भरकर महिला बोल उठी, उद्धत भिक्षु, अगर तुम सुदूर पूर्व से न आए होते तो मैं तुम्हें तुरंत ही घर से निकाल देती। मैं तो अपने हृदय की संपूर्ण निश्चलता से तुम चारों को हमसे विवाह कर हमारी संपत्ति का उपभोग करने का आमंत्रण दे रही हूँ और तुम बदले में मेरा अपमान किए जा रहे हो। अगर तुमने सब कुछ निषेधों का पालन करने की कसम खाई है तो भी अपने शिष्यों में से कम एक को तो मेरा जमाता बनने को कह ही सकते हो। नियमों का पालन करने के विषय में तुम इतने ज्यादा दुराग्राही क्यों हो रहे हो? उसके गुस्से में भर जाने से सांचांग के लिए उसे शांत करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उसने कहा, वानर, तुम यहीं रह जाओ। वानर ने जवाब दिया, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप शूकर को यहाँ क्यों नहीं छोड़ देते? शूकर बोला, बड़े भाई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। हम सब मिलकर अपना कर्तव्य निर्धारित कर लें। सांचांग बोला,
अगर तुम दोनों में से कोई यहाँ नहीं रुकना चाहता तो फिर मुझे भिक्षु रेतात्मा को यहाँ रहने का आदेश देना पड़ेगा। लेकिन भिक्षु रेतात्मा बोल उठा, गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? मुझे बोधिसत्व ने दीक्षित किया था। मैंने विधि निषेधों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी और आपके आने का इंतजार करता रहा था। अपना शिष्य बना लेने के बाद आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अभी तो मैं आपके पास 2 महीने भी नहीं रह पाया हूँ और मुझे पुण्य अर्जित करने का समय ही नहीं मिल पाया है। फिर मैं धन या पद की अभिलाषा कैसे कर सकता हूँ? अपने प्राणों का बलिदान कर भी मैं पश्चिमी स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यहाँ रहकर मैं अपनी आशा आकांक्षाओं का दमन किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। इनकी अस्वीकृति सुनकर महिला मुड़ी और पिछले दरवाजे के अंदर जाते हुए उसने जोर से दरवाजे बंद कर दिए। गुरु और शिष्य सभी चाय या भोजन के बिना ही बाहर निकल गए। कोई भी उनसे मिलने को बाहर नहीं आया। नाराज होकर शुकर बड़बड़ाने लगा, गुरुदेव, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ज्यादा नमनशील होकर आपको कोई गोल मोल जवाब दे देना था, तब आप उससे कुछ भोजन तो पा ही लेते। उस स्थिति में हम आज की रात स्वादिष्ट भोजन कर लेते और सुबह होने पर उन कन्याओं से विवाह करना अस्वीकार कर देते। अब अगर वह अंदर वाला दरवाजा बंद ही रहा और कोई हमारे पास नहीं आया तो हमें भूखा रहकर ही बड़े दयनीय रूप से आज की रात काटनी पड़ जाएगी। भिक्षु रेतात्मा ने कहा, शुकर भाई, आप एक कन्या से विवाह कर यही रह जाइए। शुकर बोला, मुझे मत छेड़ो। अब हमें मिलकर यह तय कर लेना चाहिए कि हमारे लिए क्या करना सही रहेगा। वानर ने कहा, चिंता किस बात की है? अगर तुम उनमें से किसी एक से विवाह करना चाहते हो तो उससे तुम गुरुदेव और उस महिला को आपस में संबंधी बना दोगे और घर जमाई बनकर तुम यहीं रहने लग जाओगे। उस हालत में इतना धनी परिवार तुम्हें जरूर ही अच्छा दहेज देगा और तुम्हारे आत्मीय स्वजनों को बहुत अच्छा भोजन भी कराएगा, जिससे हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। इसलिए यहाँ तुम्हारा गृहस्थ जीवन में लौट जाना हम सभी के लिए अच्छा है। शुकर बोला, सुनने में तो यह ठीक ही लगता है, लेकिन इसका मतलब होगा कि एक बार त्याग देने के बाद मुझे दोबारा गृहस्थ जीवन में प्रवेश और एक विवाह संबंध को छोड़ देने के बाद दूसरा विवाह करना पड़ जाएगा। भिक्षु रेतात्मा ने पूछा, तो क्या पहले भी आपकी कोई पत्नी थी? वानर बोला, वो तुम्हें इस बारे में अभी तक मालूम नहीं है कि यह तूपेत क्षेत्र के काव ग्राम के भूस्वामी काव का जमाता था। जब मैंने इसे हरा दिया और बोधिसत्व ने इसका धर्म परिवर्तन कर दिया, इसको निषेध पालन की शपथ लेने को मजबूर कर दिया, तब हमने इसको बल पूर्वक भिक्षु बना लिया था। इस वजह से यह अपनी पत्नी का त्याग कर पश्चिम में बुद्ध की दर्शन की यात्रा में हमारे साथ हो लिया था। मेरा ख्याल है कि इतने दिनों तक अपनी पत्नी से अलग रहने के कारण इसको उसकी याद सता रही है। उस महिला का प्रस्ताव सुनकर इसे फिर से पुराने विचार आने लग गए हैं। मूर्ख, तू इस परिवार का घर जमाई बन जा। कई बार झुककर अगर तूने इन्हें प्रणाम कर लिया तो मैं इसकी सूचना किसी को भी नहीं दूंगा। शुकर बोला, फालतू की बातें बंद करो। फालतू की बातें कर रहे हैं आप। सोच तो आप सभी मेरी तरह ही रहे हैं, लेकिन कोई भी अभिव्यक्ति करने के लिए अपने आप को चुन नहीं रहा। हमेशा ही कहा जाता है, सुंदरियों के बीच भिक्षुक क्षुधित प्रेत जैसा हुआ करता है। यह कहना हम सभी के लिए सही है। ऊंचे और सामर्थ्यवान होने का नाटक कर आपने यहाँ आनंद पूर्वक समय बिताने का हमारा अवसर नष्ट कर दिया है। अब हमें न केवल चाय का एक भी प्याला मिलेगा, बल्कि दीपक जलाने का भी यहाँ कोई जरिया नहीं नजर आ रहा। हम भले ही एक रात यहाँ रह भी जाएं, लेकिन इस घोड़े को तो कुल गुरु का भार उठाना ही पड़ेगा। आज की रात अगर इसे कुछ खाने को नहीं मिला तो कल वह ढेर हो जाएगा। आप सब यही बैठें, मैं जाकर इसके चारे और दाने का इंतजाम करता हूँ। उसने घोड़ा खोल लिया और जल्दी से उसे अपने पीछे घसीटने लग गया। इस पर वानर कहने लगा, भिक्षु रेतात्मा, तुम यहीं गुरुदेव के पास बैठो, मैं उसके पीछे जाकर देखता हूँ कि वह घोड़े को कहाँ चराता है। सांचांग ने कहा, अगर तुम उस पर नजर रखना चाहते हो तो रखो, लेकिन उसके साथ कोई छल मत करना। वानर बोला, समझ गया। फिर कमरे से बाहर निकलते समय उसने खुद को झकझोर कर एक लाल व्याध पतंगे में बदल लिया और मुख्य दरवाजे से बाहर जाकर शुकर के साथ साथ उड़ने लग गया। घोड़े को वहीं उगी घास चराने की बजाय वह मूड उसे बलात् अपने पीछे मकान के पीछे वाले भाग में घसीटता ले गया। वहाँ उसने महिला और उसकी तीनों पुत्रियों को गुलदाउदी के पुष्पों की शोभा निहारते खड़ा पाया। शुकर को उधर आते देखकर तीनों कन्याएं अंदर दौड़ चली गईं। उनकी माँ वहीं खड़ी रही। उसने शुकर से पूछा, आदरणीय, आप कहाँ जा रहे हैं? मंद बुद्धि शुकर ने घोड़े की लगाम नीचे गिरा दी और आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, माताजी, मैं इस घोड़े को चरा रहा हूँ। महिला ने कहा, वह तुम्हारा गुरु तो बहुत ही ज्यादा दम्भी आदर्शवादी है। अच्छा भिक्षु, पश्चिम की यात्रा में टांगे थकाने की अपेक्षा यहाँ विवाह कर जीवन बिताना ज्यादा अच्छा नहीं लगता? मंद मंद मुस्कुराते हुए शुकर ने जवाब दिया, उनको तो थांग सम्राट ने पश्चिम जाने की आज्ञा दी है और वे आज्ञा भंग कर थांग सम्राट के कोप भाजन होने से डरते हैं। अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने बड़े कक्ष में मुझसे विवाह करने का तीव्र आग्रह किया था, तो मेरी स्थिति अत्यंत विकट हो गई थी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी लंबी थूथनी और बड़े कानों पर तो कोई आपत्ति नहीं होगी। महिला बोली,
घर में एक उत्तरदायित्व संभालने वाला कामकाजी व्यक्ति मिलता हो तो मुझे क्या आपत्ति होगी। हाँ, लेकिन ये तो जरूर है कि मेरी पुत्रियों को तुम आकर्षक नहीं लगोगे। शूकर ने कहा, आप अपनी पुत्रियों से कह दीजिए कि पति के रंग रूप में ज्यादा मीन मेघ न निकालें। थांग भिक्षु आकर्षक हो सकता है, लेकिन वह नितांत निकम्मा व्यक्ति है। मैं कुरूप तो जरूर हूँ, लेकिन मेरे पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। महिला ने कहा, तो फिर ठीक है, अगर तुम यहाँ के सारे कामकाज करना चाहते हो तो मेरी किसी भी पुत्री से विवाह कर सकते हो। जाकर अपने गुरु से बात कर लो। शुकर ने आपत्ति की, गुरुदेव से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वह न तो मेरा पिता है न माता। मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसका निर्णय मुझे ही लेना है। महिला बोली, तब ठीक है, तुम रुको, मैं अपनी पुत्रियों से बात कर लेती हूँ। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई और कपाट बंद कर लिए। फिर भी शुकर ने घोड़े को घास नहीं चरने दी। उसे घसीटते हुए वह सामने के दरवाजे की ओर चल पड़ा। वानर को इस सारे कांड की जानकारी हो ही गई थी। वह शुकर के बिना जाने ही उड़कर दोबारा अपने असली रूप में आ गया और थांग भिक्षु से कहने लगा, गुरुदेव, शुकर घोड़ा वापस ला रहा है। सांचांग ने कहा, अगर वह उसे न ले आता तो घोड़ा भी आवेश में भरकर कहीं भाग निकलता। यह सुनकर वानर अट्टहास कर उठा और उसने शुकर और महिला के बीच हुई सारी बातचीत सांचांग को बता दी। सांचांग तय नहीं कर पाया था कि वह उसकी बातों पर विश्वास करे या नहीं। पल भर बाद ही वह मंद बुद्धि घोड़े को वहाँ लेकर पहुँच गया और उसने घोड़े को पेड़ से बांध दिया। सांचांग ने पूछा, घोड़ा चरा लाए? शुकर बोला, यहाँ कहीं चरने योग्य अच्छी घास नहीं मिली। वानर ने व्यंग्य किया, घास तो नहीं मिली, लेकिन लेन देन तो पूरा हो गया। व्यंग्योक्ति सुनकर मंदबुद्धि भी समझ गया कि उसका रहस्य खुल चुका है। वह सिर नीचा किए एक शब्द भी बोले बिना मौन बैठा रहा। तभी पीछे का दरवाजा खुलने की चरमराहट सुनाई दी और जलते लाल प्रदीप और सुगंधित धूम उठाते 2 छोटे धूपदान लिए तीनों पुत्रियों के साथ उस महिला ने कटी प्रदेश के जेड आभूषण खनखनाते कमरे में प्रवेश किया। कमरे के बीचों बीच एक पंक्ति में खड़े होकर तीनों युवतियों ने तीर्थयात्रियों को झुककर प्रणाम किया। सच में वे तीनों बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सांचांग ने तो हाथ जोड़कर सिर झुकाया, लेकिन महान मनीषी ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया मानो उसने उन्हें देखा ही ना हो। भिक्षु रेतात्मा दूसरी दिशा में मुंह फेर कर खड़ा हो गया, लेकिन शुकर उनको निर्निमिष दृष्टि से देखता रह गया। वह कहने लगा, देवियों, यहाँ हमारे पास पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन माताजी, क्या आप कृपया कर इन कन्याओं को यहाँ से चले जाने का आदेश देंगी? तीनों युवतियाँ दरवाजे से निकलकर बाहर चली गईं। वे 2 गांठ से ढकी लालटेनें वहीं छोड़ गईं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शाथांग का नमस्कार। श्रोताओं को राकेश वत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने मुख्य तौर पर चीन में बैंकों में इस्तेमाल किए जाने वाले आम वाक्यों पर विचार किया था। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 您要办理什么业务? आप क्या काम करवाना चाहते हैं? 我想换美元。 मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहता हूँ। 现在的汇率是多少? वर्तमान में विनिमय दर क्या है? 美元又跌了。 अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। शाओथांग जी, मुझे बैंक के बारे में पाठ बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं बैंक कर्मचारियों से बात करता हूँ तो मुझे पता है कि व्यवसाय के संदर्भ में उनसे कैसे बात की जाती है। बिल्कुल, सबसे पहले वे आपसे ये पूछ सकते हैं, 您要办理什么业务? यानी कि आप क्या काम करवाना चाहते हैं। 您要办理什么业务? 您 यानी कि आप, 您 要 चाहना, 要 办理 करवाना, 办理 什么 क्या, 什么 业务 व्यवसाय या काम। 业务 您要办理什么业务? 您要办理什么业务? आप क्या काम करवाना चाहते हैं? आइए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 您要办理什么业务？ 我想换美元， 你想换多少美元？ 1500美元。 办理 करवाना, 办理 什么业务 क्या काम करवाना। 什么业务? 您要办理什么业务? आप क्या काम करवाना चाहते हैं? 您要办理什么业务? आइए सुने एक बार फिर आज के पाठ की पहली बातचीत। 您要办理什么业务？ 我想换美元， 你想换多少美元？ 1500美元。 शाओथांग जी, चीनी में ये वाक्य कैसे कहेंगे? मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहता हूँ। आप कह सकते हैं, 我想换美元。 वो शांग हुआन मेयुएन। 我想 मैं चाहती हूँ, वो शांग मैं चाहता हूँ। 换 एक्सचेंज करना, हुआन
अच्छा, मेयुएन यानी कि अमेरिकी डॉलर। बिल्कुल सही, मेयुएन। 我想换美元, मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहती हूँ। 我想换美元, मैं अमेरिकी डॉलर एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, जब पैसे एक्सचेंज करवाने हों तो विनिमय दर के बारे में जानना भी जरूरी है। जरूर, तो चीनी भाषा में ये कैसे पूछा जाएगा कि वर्तमान की विनिमय दर क्या है? आप ऐसे पूछ सकते हैं, 现在的汇率是多少? वर्तमान की विनिमय दर क्या है? 现在的汇率是多少? 现在 वर्तमान या हाल की, 现在 汇率विनिमय दर, 汇率 是 होना। 是 चीनी भाषा में 是 एक निर्णायक क्रिया शब्द है। 是 का प्रयोग करने का तरीका है संख्या जमा 是 जमा संख्या। मसलन 人民币对美元是7:1, मतलब है एक अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर 7 renminbi है। 人民币对美元是7:1。 कुछ और उदाहरण देखें, 我是学生, मैं छात्रा हूँ। 我是学生, मैं छात्र हूँ। 这本书是我的, ये किताब मेरी है। 这本书是我的。多少 कितना, 多少 现在的汇率是多少? 现在的汇率是多少? वर्तमान की विनिमय दर क्या है? आए सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत। 现在的汇率是多少？人民币对美元是7:1。现在的汇率 वर्तमान की विनिमय दर 现在的汇率是多少 कितनी है? 是多少？现在的汇率是多少 वर्तमान की विनिमय दर क्या है? 现在的汇率是多少? आए सुने एक बार फिर आज के बाद की दूसरी बातचीत। 现在的汇率是多少？人民币对美元是7:1。又跌了美元, अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। 我知道美元又跌了, मुझे पता है अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। 美元又跌了, अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। 美元 अमेरिकी डॉलर 美元又 फिर 又跌了 गिर गया है। 跌了，美元又跌了。美元又跌了, अमेरिकी डॉलर फिर गिर गया है। आए सुने आज के बाद की तीसरी बातचीत। 美元又跌了。是，要是上个星期换就好了。其实也差不了多少。 अच्छा दोस्तों, अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1, 您要办理什么业务？我想换美元你想换多少美元？ ，1500美元。 बातचीत 2, 现在的汇率是多少？人民币对美元是7:1。 बातचीत 3, 美元又跌了。是，要是上个星期换就好了。其实也差不了多少。 अच्छा श्रोता दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। आशा है आपने आज के पाठ के वाक्य सीख लिए होंगे। अब शाओथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com। दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2026 और सुबह के 9:27 होने वाले हैं, हो चुके हैं। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल हिंदी का प्रसारण आपने सुना, जो सुबह 8:30 से 9:30 तक होता है। 15,350 किलोहर्ट्ज़ शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड पर ये प्रसारण आप रोज़ाना सुन सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।